ठंड में बूढ़ी सास की 3 गर्भवती बहुएं। सुमन हमेशा ही चिंता में और उदास रहा करती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उनकी उम्र 60 के पार हो गई थी, लेकिन तब भी उनके घर में पोता पोती नहीं थे, जिस वजह से वो अक्सर परेशान रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन वो ठंड के मौसम में धूप खाने के लिए अपने घर की दहलीज पर बैठ कि तभी उनकी पड़ोसन मालती आती है और कहती है, अरे अच्छा हुआ सुमन बहन कि तुम मुझे घर के बाहर ही मिल गई, मेरा समय बच जाएगा। ये लो मिठाई। क्या बात है, तेरे बेटे का फिर से प्रमोशन हुआ है क्या जो तू मिठाई बांट रही है? आखिर आज कौन सी खुशी आ गई तेरे घर में? क्या बताऊं बहन, मेरी बहू के बेटा हुआ है, इसीलिए सोचा पूरे गांव में मिठाई बांटूं। तू तो जानती है कि उसकी 3 बेटियां थीं, अब जाकर मेरी बहू ने मुझे एक पोते का सुख दिया है। कैसी बात कर रही है? आजकल के जमाने में भी बेटे बेटियां अलग होते हैं क्या? सब एक समान ही तो होते हैं। वैसे भी कम से कम तुझे बच्चों का सुख तो मिल रहा है। मेरे घर में 3 बहुएं हैं, लेकिन फिर भी मेरे घर में कोई पोता पोती नहीं है। वही तेरे घर में एक बहू है और अब देख उसके 3-4 बच्चे हो गए हैं। अरे ये सब भी नसीबों से मिलता है बहन, कोई बात नहीं। समझ अपने जीवन के कुछ कर्म काट रही है तू, तभी तो तेरे घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती। चल अब मैं यहाँ से चलती हूँ, मुझे पूरे गाँव में भी तो मिठाई बांटनी है। मालती ये बोलकर सुमन के जले पर नमक छिड़क कर चली जाती है। उनकी तीनों बहुएं रसोई में खाना बनाते हुए ये सारी बातें सुन रही थीं और आपस में बात करने लगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि पूरे गांव वालों के सामने माँ जी इस तरह से ताने देती। पता नहीं हम तीनों के नसीब में ऐसे कौन से पाप लिखे थे जो हम तीनों के ही बच्चे नहीं हैं। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अब क्या करें? हम लोगों ने डॉक्टर से जांच करवा ली, शहर में भी इलाज करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई खबर ही नहीं आ रही। अगर हमारी चिंता करने से हम गर्भवती हो जाती तब तो मैं शादी के 2 महीने बाद ही चिंता कर ली होती। सुगंधा दीदी को इस घर में आए 7 साल हो गए और सुनैना दीदी आपको 4 साल हो गए और मुझे भी तो 2 साल हो गए। ना जाने क्यों ये घर फिर भी सूना पड़ा है। अभी ठंड का मौसम शुरू ही नहीं हुआ था। वहीं सुमन के तीनों बेटे जमींदार के खेतों में काम करने जाया करते थे। ऐसे एक दिन जमींदार के यहाँ से तीनों बेटे काम करके लौटते हैं तो भुवन कहता है, अरे माँ, कल अच्छे से तैयार हो जाना। जमींदार जी ने अपने घर पर दावत रखी है। उनकी बेटी के बेटा हुआ है ना, तो ससुराल में तो दावत हो ही रही है। जमींदार जी ने हमारे गांव के लोगों के लिए भी दावत रखी है। ये बात सुनकर सुमन और ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है, बताओ, जमींदार जी की बेटी के बेटा हुआ है और जमींदार जी इस गांव में भी दावत कर रहे हैं। ना जाने मेरे नसीब में ऐसे कौन से पाप लिखे थे जो कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा। सुमन ये बोलकर चुप हो जाती है और उस रात को खाना भी नहीं खाती। अगले दिन पूरा परिवार जमींदार के यहाँ दावत खाने के लिए जाता है। जैसे वे लोग दावत खाकर घर आते हैं, अचानक ही सुमन की तीनों बहुओं की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती। तुम तीनों भी बहुत ज्यादा चटोरी हो गई हो। मुफ्त का खाना मिला नहीं कि खाना शुरू कर दिया। अरे थोड़ा सा सोच समझ कर खाती तो इतनी परेशानी तो नहीं होती ना। माँ जी, हमने तो कम ही खाया था, न जाने हमारी तबीयत इतनी खराब क्यों हो रही है। कोई बात नहीं, हम सुबह जाकर दवाई ले आएंगे। सुमन की तीनों बहुएं अब आराम करने लगती हैं। जिसके बाद अगले दिन जब डॉक्टर उन्हें देखने के लिए आते हैं तो बताते हैं, सुमन बहन, आपके लिए खुशखबरी है। आपकी तीनों बहुएं इसलिए उल्टी नहीं कर रही क्योंकि उन्होंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, बल्कि इसलिए उल्टी कर रही हैं क्योंकि आपकी तीनों बहुएं एक साथ गर्भवती हैं। ये सुनकर तो सुमन कुछ भी समझ ही नहीं पा रही थी कि वो खुशी से आसमान में पंख लगाकर उड़ जाए या फिर अपने दिल को थामकर अपनी खुशी दिखा दे। आप नहीं जानते आपने मुझे आज कितनी बड़ी खुशी दी है। सच में मेरी तीनों बहुओं पर लगा बांझपन का कलंक आपकी इस बात से हट जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं दूसरी तरफ सुमन के तीनों बेटे आधे दिन में ही घर आ जाते। सुमन उन्हें ये सारी बात बताती है तो वे भी बहुत खुश होते हैं और सुमन का सबसे छोटा बेटा साहिल कहता है, अरे माँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम तो जल्दी से आ गए थे क्योंकि जमींदार जी ने हमें कहा है कि हमें कुछ महीनों के लिए उनकी बेटी के घर जाना है। उनके बेटा हुआ है ना, तो वो चाहते हैं कि हम वहाँ पर खेती का काम संभालें ताकि उन लोगों की थोड़ी मदद हो पाए। कोई बात नहीं, तुम तीनों आराम से जाओ। मैं अपनी बहुओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी और उन्हें किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। सुमन के तीनों बेटे अब जमींदार की बेटी के ससुराल में काम करने के लिए चले जाते हैं क्योंकि जमींदार ने उन्हें दुगना वेतन देने का वादा जो किया था। वहीं धीरे धीरे ठंड का मौसम बढ़ जाता है। सुगंधा ठंडे पानी से बर्तन धो रही होती है कि तभी सुमन वहाँ जाकर कहती है, सुगंधा बहू, ठंड हो रही है। अगर तू इतने ठंडे मौसम में बर्तन धोएगी तो बेकार में बच्चों को भी ठंड लग जाएगी और तू जानती है कि मैं तुम तीनों के बच्चों को लेकर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकती। तू जाकर घर में आराम कर, बर्तन मैं साफ कर देती हूँ।
माँ जी, आप ये काम करेंगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। मैं सब कुछ कर लूंगी, आप आराम कीजिए। मैंने तुझे बोला ना बहू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम कर, मैं ये बर्तन साफ कर देती हूँ। सुमन अब खुद ही ठंड में ठिठुरते हुए बर्तनों को साफ करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहू को किसी भी तरह की परेशानी हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और सुमन ने अपनी बहुओं से सारा काम करवाना बंद कर दिया था। उनकी बहुएं सिर्फ आराम किया करती थीं और सुमन अकेले ही ठंड में इस बुढ़ापे में सारे घर का काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब तीनों बहुएं आराम कर रही होती हैं और सुमन अपने आंगन में चूल्हा लगाकर रोटियां बना रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी पड़ोसन मालती आती है और कहती है, अरे सुमन, तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है? गर्भवती तो मेरी बहू भी थी, लेकिन मैंने तो उससे पूरे 9 महीने बहुत काम करवाया था, और तू है कि अपनी बहू को रानी की तरह रख रही है। तो क्या हो गया मालती बहन, जब मेरी बहुएं गर्भवती नहीं हो पा रही थीं तो मैंने उन्हें कितने ताने दिए थे, और अब जब वो मुझे संतान का सुख दे रही हैं तो मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। ये तो नाइंसाफी हुई। लेकिन ठंड में बुजुर्ग सास 3 गर्भवती बहुओं की सेवा करे, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। ऐसा कुछ नहीं है बहन, मेरी बहुओं ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जब भी गांव वाले मेरी बहुओं को ताना देते या मैं उन्हें कुछ उल्टा बोलती तो उन्होंने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया। ये मेरी बहुओं का मेरे प्रति प्यार था और अब मुझे उन्हें वो प्यार वापस करने का समय आ गया है। मालती ये सुनकर अब वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुमन की तीनों बहुएं भी अंदर बैठी हुई ये सब सुन रही थी। ये सुनकर भावुक हो जाती हैं और आकर अपनी सास के गले लग जाती हैं और कहती हैं, माँ जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। हमें बहुत नाज है कि हमें आप जैसी सास मिली। अब हमारे घर में सिर्फ खुशियाँ होंगी और आप अकेले घर का काम नहीं करेंगी, हम भी आपकी मदद करेंगे। माँ जी, हम वो काम तो कर ही सकते हैं जिस काम को करने में हम सक्षम हैं। हम सब एक परिवार हैं, फिर अकेले आप मेहनत करेंगी तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ना। आज से हम सब मिलकर इस घर का ख्याल रखेंगे। माँ जी, हम लोगों ने साबित तो कर दिया है कि अगर दिल और मन साफ हो तो भगवान देर से ही सही लेकिन इच्छा जरूर पूरी करता है। लेकिन अब हमें ये साबित करना है कि हम लोगों का आपस का प्यार ऐसा ही है और हमेशा बना रहेगा। सच में बहुओं, तुम तीनों बहुत समझदार हो। मुझे माफ करना, मैं बेकार में तुम्हें हर बार सुनाया करती थी, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। हम सब मिलकर प्यार से रहेंगे और कभी किसी को हमारे परिवार के बारे में कुछ भी बोलने का मौका नहीं देंगे। अब तीनों बहुएं सुमन का और भी ज्यादा साथ देने लगती हैं और सुमन भी उनकी इज्जत करने लगती है। गायत्री देवी के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। पहले और दूसरे नंबर की बहुएं अमीर खानदान से आई थीं और तीसरे और चौथे नंबर की बहुएं गरीब परिवार की थीं। इसलिए गायत्री देवी अपनी बड़ी बहू सुमन और दूसरे नंबर की बहू नीलम के ऊपर ज्यादा ध्यान देती थी और हमेशा उनकी ही तारीफ करती थी। बाकी दोनों बहुओं आशा और वर्षा की हमेशा बुराई करती थी, जबकि आशा और वर्षा सुमन और नीलम के मुकाबले ज्यादा अच्छे स्वभाव की थी। गायत्री देवी की चारों बहुएं गर्भवती थीं और घर में आजकल इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी। ये लो सुमन बहू, नीलम बहू, कहाँ हो तुम दोनों? इधर आओ जरा। अरे माँ जी, ये इतने सारे थैले, इनमें क्या ले आई आप? लगता है आप तो पूरा बाजार ही खरीद लाए हो। हाँ, है तो कुछ ऐसा ही। अब मेरी दोनों लाडली बहुएं गर्भवती हैं, सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म देने वाली हैं, तो उनका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा। ये देखो, ये रहे देसी घी से भरे हुए डिब्बे, ये रहे बादाम काजू किशमिश के डिब्बे और सभी तरह की फल सब्जियां। और हाँ, तुम दोनों को ये नमकीन वाले बिस्किट और केक भी पसंद है ना, तो मैं दुकान से ये भी खरीद लाई। अब रोजाना पेट भरकर खाया करो। तुम दोनों को अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है माँ जी। वैसे मैंने आपको जो पैसे दिए थे सारे लग गए या फिर कुछ बचे हैं? मतलब ऐसे ही पूछ रही थी कि उन रुपयों से सामान आ गया होगा। अरे, आपने तो पैसे खर्च ही नहीं करे, मैंने तो आपको दिए थे, फिर ये सामान? ऐसी सास थोड़ी हूँ जो अपनी बहू के पैसे खर्च करवा दूंगी। भले ही तुम अमीर घर से आई हो, पर यहाँ भी मैं तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। ये पैसे मैंने अपने पास से लिए हैं। वो तुम्हारे ससुर जी की पेंशन आती है ना हर महीने, तो मेरे पास ऐसे ही रखी रहती है। कभी पैसे खर्च करने का मौका ही नहीं मिला, अब मिल रहा है तो भला पीछे कैसे रह सकती हूँ। सचमुच हमारी सासू माँ कितनी अच्छी है ना जेठानी जी। आशा, ओ आशा, वर्षा, कहाँ हो तुम दोनों? कब से बैठी हूँ, एक गिलास पानी का भी नहीं पूछा। पहले ठंडा पानी पिलाओ, फिर उसके बाद हम तीनों के लिए गरम गरम चाय बना देना।
माँ जी ये पानी ले लीजिए, चाय वर्षा ला रही है। हाँ ठीक है, अब जाओ, सर पर ही खड़ी रहोगी क्या? माँ जी ये चाय ले लीजिए। कितनी बार कहा है दूध में पत्ती लगाया करो। मेरी दोनों बहुओं को ताकत की चीजों की बहुत जरूरत है और तुम ये पतली पानी वाली चाय ले आती हो। माँ जी मैंने दूध में ही पत्ती लगाई है। माँ जी शाम के खाने के लिए क्या बनाना है एक बार बता देते। माँ जी आज मेरा ना कढ़ी चावल खाने का बहुत मन है और मुझे तो पनीर की भुर्जी खानी है माँ जी। तो बस ठीक है, रात के खाने में कढ़ी चावल, देसी घी के पराठे और पनीर की भुर्जी बनेगी। जो मेरी दोनों बहुओं ने कह दिया वही बनेगा। पर माँ जी फली आलू की सब्जी काट कर रखी हुई थी, वर्षा का फलियां खाने का बहुत मन था। नहीं 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 माँ जी, मुझे तो फलियों की दुर्गंध आती है, फिर मैं पनीर की भुर्जी नहीं खा पाऊंगी। तू चिंता क्यों करती है नीलम बहू, जब तुमने मना कर दिया तो फलियों की सब्जी इस घर में बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आशा वर्षा दोनों कान खोलकर सुन लो, फलियों की सब्जी उठाकर डस्टबिन में फेंक दो। वर्षा रोती हुई रसोई में चली जाती है। आशा उसके पास जाती है और उसे समझाती है। वर्षा माँ जी की बात का बुरा मत माना करो, तुम्हारा फली आलू खाने का मन है ना? जब सुमन भाभी और नीलम भाभी सो जाएंगी और माँ जी शाम को मंदिर जाएंगी तब मैं तुम्हारे लिए सब्जी बना दूंगी। आशा भाभी हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हम भी तो प्रेग्नेंट है। माँ जी हम दोनों का ख्याल क्यों नहीं रखती? मुझे पता है हम दोनों गरीब है, इसलिए ऐसा है ना। हम सुमन भाभी और नीलम भाभी की तरह पैसे वाले घर से नहीं आए। वर्षा की बातें सुनकर आशा भी रो पड़ती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। बहुओं की गोद भराई की रस्म होनी थी, सब उसी की तैयारियों में लगे थे। गायत्री देवी भी सुमन और नीलम की गोद भराई के लिए ज्यादा उत्साहित थी। उन्होंने सुमन और नीलम के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने मंगवा कर रख लिए थे, पर आशा और वर्षा की तरफ गायत्री देवी का कोई ध्यान ही नहीं था। सब लोग बैंक्वेट हॉल में फंक्शन के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी सुमन और नीलम गायत्री के पास आती हैं। बोलो ना भाभी, पहले आप बोलो। क्या हुआ सुमन बहू, बोलो क्या है, बोलो क्या कहना है। वैसे जल्दी चलो, फंक्शन के लिए देर हो रही है, सभी रिश्तेदार और मेहमान आ गए होंगे। माँ जी वो मैं कह रही थी कि इस फंक्शन में आप ना ही जाओ तो हमारे लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए शुभ रहेगा। वो मेरी मम्मी कह रही थी कि एक विधवा का साया एक गर्भवती सुहागन पर पड़ना अच्छा नहीं होता। माँ जी ये हमारे भले के लिए है, आप एक विधवा हो और आपका साया हमारे और हमारे आने वाले बच्चों पर पड़ा तो ये शुभ नहीं होगा, इसलिए आप इस फंक्शन में ना ही जाओ तो बेहतर है। आप आज हम दोनों से दूर ही रहना, और हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले बच्चे की जान को खतरा हो। सुमन और नीलम की बातों को सुनकर गायत्री देवी को एक धक्का सा लगता है और उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। वो हिम्मत बांधते हुए दोनों को सिर हिलाकर मना कर देती हैं। चलो नीलम, माँ जी हमारी बात को समझ गई हैं। अरे वो बहुत समझदार है। सुमन और नीलम फंक्शन में चली जाती हैं, पर कुछ देर बाद वो देखती हैं कि गायत्री देवी फंक्शन में आ गई हैं। माँ जी हम आपको मना करके आए थे ना कि आप फंक्शन में मत आना, आपने फिर ऐसी बच्चों वाली हरकत की कि आप नहीं चाहती कि हम और हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। तभी आशा और वर्षा आ जाती हैं। सुमन भाभी, नीलम भाभी, माँ जी को हम लाए हैं, माँ जी हमें और हमारे आने वाले बच्चों को आशीर्वाद देंगी। हाँ भाभी, माँ जी का आशीर्वाद हमारे लिए भगवान के आशीर्वाद के समान है। वो भी तो माँ है, उन्होंने भी तो बच्चों को जन्म दिया है, वो भी हमारे होने वाले बच्चों की दादी बनेंगी, इसलिए हमें आशीर्वाद देने का सबसे पहला अधिकार माँ जी का है। चलिए माँ जी, हम दोनों बहुओं को अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारी गोद भराई की रस्म आपसे ही शुरू होगी। मुझे माफ कर दो आशा बहू, वर्षा बहू, मैंने हमेशा तुम दोनों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। आज तुम दोनों ने मेरा कितना सम्मान किया है। सुमन और नीलम के लिए मैंने कितना कुछ किया, पर उन्होंने मुझे इस अच्छाई का क्या सिला दिया। भले ही वो अमीर घर से आई है, पर उनका दिल कहते कहते गायत्री देवी फूट फूट कर रो पड़ती है। माँ जी चुप हो जाइए, अब रोना नहीं, चलिए हम सब मिलकर फंक्शन में एंजॉय करेंगे। गायत्री देवी आशा और वर्षा को अपने गले से लगा लेती हैं। उस दिन से गायत्री देवी आशा और वर्षा को बहुत प्यार करने लगी। वो चारों बहुओं में बराबर ही समानता रखती थी। जिसके हिस्से का काम है उसी को करना है। ये नहीं कि सुमन और नीलम अमीर हैं तो उन पर ज्यादा ध्यान दें, ऐसा कुछ नहीं था। आगे भी चारों बहुओं और चारों बहुओं के बच्चों में भी गायत्री देवी ने समानता रखी। ये देखकर आशा और वर्षा बहु खुश थी। Thanks for watching.